मेरे राजा, कब से तुम्हारी कुर्बत पाने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन तुम हो के दूर दूर रहते हो मुझसे। शमाला दरवाजे को कुंडी लगाती अपना दुपट्टा उतार नीचे फेंकते हुए जाओ यार के करीब गई थी। जाओ यार की कमीज़ को खींचते उसे अपने करीब तक किया उसने। क्या बकवास है ये, छोड़ो मुझे। जाओ यार की ताकत ख़त्म होती जा रही थी, वो बेहोशी के आलम में जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसका हाथ झटकता बोला, दूर रहो मुझसे। उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो चकराते सर के साथ बेड का सहारा लिए उसने अपने आप को बेड पर बिठाया था। आज ये दूरी नहीं चलेगी जाओ यार, तुम जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। कितनी हसीन हो तुम, उसके चेहरे पर हवस भरी निगाह गाड़ते हुए वो बोली। माला की प्यास की वजह से आंख खुली तो वैसे तो पानी वो अपने पास लेकर रखती थी, लेकिन शायद आज भूल गई थी। वो उठी तो उठकर दरवाज़ा खोलकर किचन में चली गई। इतने में नवाज भी घर में दाखिल हुआ, जो कि चेहरे पर बेहद परेशानी लिए अंदर आ रहा था। अरे बाबा आप। माला ने नवाज को देखा तो पूछने लगी। हाँ बस काम हो गया था, वो माथे पर अयाब सीना साफ करते हुए बोला। माला, मेरे लिए एक कप चाय का ही बना दो, वो जल्दबाजी में कहकर कमरे में चला गया। जी बाबा। वो दोबारा किचन में जाती चाय बनाने लगी थी। इधर दूसरे कमरे में शुमाइला सबसे अनजान जाओ यार को बेड पर लिटाए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी हुई थी। प्लीज़ पीछे हटो, आप मेरी चाची हो। चाचू को पता चला तो वो मार देंगे हमें, वो नशे में अपने हवास काबू करते हुए बोला। कुछ पता नहीं चलेगा, आज की रात हम दोनों की है। उसकी शर्ट को उतारती जाओ यार के सीने पर अपने होंठ रख गई थी। माला, तुम्हारी माँ किधर है? शुमाइला को कमरे में ना पाकर माला से पूछने लगा नवाज। दोबारा उसके पास आया था। पता नहीं बाबा, मैंने नहीं देखा, कमरे में ही होंगी। जाओ यार अपने सीने पर उसके होंठ महसूस करता पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। वो पीछे गिर गई। जाओ यार को भी गुस्सा आ गया था। उसने उठकर शुमाइला के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था, जिससे शुमाइला की चीख निकल गई थी। उसकी चीख की आवाज़ बाहर नवाज और माला के कानों में भी गई थी। नवाज और माला भाग कर जाओ यार के रूम में आए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। शुमाइला, शुमाइला क्या तुम अंदर हो? और शुमाइला तो नवाज की आवाज़ सुनते ही उसका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद हो गया था। जाओ यार अभी भी नशे की गनूदगी में समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। दरवाज़ा खोलो जाओ यार। नवाज बाहर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। शुमाइला को कुछ और समझ ना आया तो चीखने लगी। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि नवाज इस टाइम आ जाएगा। बचाओ बचाओ सरकार, मुझे बचाओ। अंदर से आती शुमाइला की आवाज़ सुनकर नवाज ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। पापा। माला भी हैरान थी। ये शुमाइला ज़ाहिर के रूम में क्या कर रही है? और ऐसी आवाज़ें? अंदर क्या हो रहा है? शुमाइला अपनी कमीज़ और आस्तीनें और गले से फाड़ती, बाजू से फाड़ती, थोड़ी सी सीने से फाड़कर वो नीचे गिरी थी और ज़ाओयार को खींचकर अपने ऊपर गिराया था और ऐसे शोर कर रही थी जैसे ज़ाओयार उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। ज़ाओयार ने उठने की कोशिश की, लेकिन शुमाइला ने उसकी शर्ट को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। इतने में नवाज़ और माला भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए थे। अंदर आते जो उन्हें देखने को मिला, नवाज़ और माला तो हक्का-बक्का रह गए। माला की तो ज़ाओयार को इस हालत में देखकर चीख निकल गई थी। इस हालत में शुमाइला के ऊपर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नवाज़ ने आगे बढ़कर शुमाइला के ऊपर से ज़ाओयार को उठाया, जिससे ज़ाओयार अपनी बंद खुली आँखों से नवाज़ को देखता बेड पर गिरा था। माला बेयकीन नज़रों से मुंह पर हाथ रखे कभी ज़ाओयार को, कभी शुमाइला के फटे कपड़ों को देखती थी, जिसे शुमाइला रोते रोते संभाल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? नवाज ने गुस्से से शुमाइला से पूछने की कोशिश की। वो ये सब आपका भतीजा, उसने मेरे साथ, वो ये कहते फूट फूट कर रो दी। नवाज ने गुस्से से ज़ाओयार की तरफ देखा, जो कि शायद बेहोश हो चुका था। नवाज ने माला से पानी मंगवाकर उसके चेहरे पर फेंका, जिससे वो थोड़ा थोड़ा होश में आता मुश्किल से अपनी आंखें खोलता मामला समझने की कोशिश कर रहा था। बेगैरत इंसान। नवाज को तो मौका चाहिए था जाओ यार के साथ बुरा करने के लिए। इसी मौके और मौका मिलते ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ जैसी चच्ची की इज्जत लूटते हुए? जाओ यार ने हैरानगी से नवाज की तरफ देखा। वो क्या कह रहे थे? उसने एक नज़र शुमाइला को देखा, जो अपने फटे हुए बाजू छुपाती रो रही थी। जाओ यार को कुछ कुछ याद आने लगा था। शुमाइला उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। ज़ाओयार ने माला को देखा, जो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। चाचू, मेरी बात सुनिए। मैंने इससे पहले कि वो कुछ बोलता, नवाज ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। ज़ाओयार नवाज को पीछे धकेलता माला की तरफ गया था। माला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करो। लेकिन माला ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे जुटला नहीं सकती थी। तुम जानी कही के दूर रहो मेरी बेटी से। इससे पहले कि ज़ाओयार माला का हाथ पकड़ता, नवाज ने उसे धक्का दे दिया था। दूर रहो मेरी बेटी से। माला एकदम ज़ाओयार से खौफ खाती नवाज के पास गई थी। ज़ाओयार को तो नवाज का कहे गए अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। वो तो बस माला की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देख रहा था। उसके दिल में छन से कुछ टूटा। हाल चपड़गंजू, तुमने लहरैब की शादी तो करवा दी, तुम्हें क्या लगता है सफ़ीर लहरैब को खुश रख पाएगा? भाभी, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया है। हमारी लहरैब कभी किसी मर्द के पास खुद नहीं जाती। अगर
कोई मर्द उसे हाथ लगाए तो वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन सफ़ीर वो पहला लड़का है जिसको लरैब ने खुद हाथ लगाया था। इस लड़के के पास वो खुद जाती थी। सफ़ीर की नज़रों में अपनी बहन के लिए कभी हवस नहीं देखी। वो बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता है और लरैब भी उसके साथ अटैच है। मुझे यकीन है सफ़ीर मेरी बहन का ख्याल रखेगा, और अगर सफ़ीर ने ख्याल ना रखा तो हम हैं ना जीजा जी को सीधा करने के लिए। अमान दांत निकालता बोला, वैसे चप्पड़ गंजू, मेरा ना अमान मेरा ना नाम भाभी है, चप्पड़ गंजू नहीं। मेरा वैसे भाभी, मेरा नाम ना अमान है, चप्पड़ गंजू नहीं। वही चप्पड़। ओ मेरा मतलब अमान। तुम सफ़ीर के घर इतने सीरियस थे, मैं तो समझी थी किसी ना किसी को ठिकाने लगा ही डालोगे। वैसे क्या काम करते हो तुम लोग जो इतने सारे गार्ड्स रखे हुए हैं? माला अमान और जाओयार को देखती बोली, हम कुछ खास नहीं बस। इससे पहले कि अमान कुछ बोलता, जाओयार बीच में बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। जाओयार ने उस माला से ये कहकर माला की बोलती बंद करवा दी थी, जिसे माला मुंह बनाती चुप करके बैठ गई थी। एंजल लरैब अमान लोगों के घर जाने के बाद सफ़ीर के पास गई। इरम तो यकटक लरैब को देख रही थी, जो अपने होंठों पर लगी आधी लिपस्टिक तो खा चुकी थी। ये कौन सी मखलूक थी जो उसके घर बहू बन के आ गई थी? वो तो हक्की बक्की बैठी थी। लरैब ने सफ़ीर का हाथ पकड़ा, जिससे सफ़ीर को गुस्सा आया था। सफ़ीर ने लरैब का हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे तुम पागल लड़की। वो उसके होंठ देखता हुआ बोला, जिससे लिपस्टिक फैलकर इधर उधर लग चुकी थी। एंजल क्या हुआ है? उसके डांटने से लरैब की आंखों में नमी आने लगी थी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के बारे में ऐसे बेहुदा अल्फाज कहे। वो उसे डांटते हुए लरैब का सुर्ख पड़ता चेहरा भी नहीं देख रहा था। तुम मुझसे दूर रहोगी, आई समझ? नहीं नहीं एंजल, वो अटकते हुए कहने लगी। लहराब से तो बोला भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तो ये गलत है। जाओ यहाँ से। उसे डांटता कमरे की तरफ ले जाने लगा था कि पीछे से धड़म कमरे की तरफ जाने लगा था कि पीछे से धड़म से कोई नीचे गिरने की आवाज़ आई थी। उसे सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी। इरम उसे गिरता देखकर सफ़ीर को आवाज़ देने लगी, सफ़ीर बेटा देखो लरैब को क्या हो गया है। सफ़ीर इरम की बात सुनता पीछे मुड़ा था और लरैब को ज़मीन पर गिरा देखकर, मुश्किल से सांस लेता देखकर उसके दिल रुका था। वो भागता हुआ लरैब तक पहुंचा था। लरैब उठो, उसके गाल थपथपाते हुए उसे कहने लगा। इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? ओह शिट, भाई को शादी की बड़ी जल्दी थी, इन्हेलर देना याद नहीं। सफ़ीर ने इरम की तरफ देखा। बेटा जल्दी से लरैब को कमरे में ले जाओ। उसे पता चल गया था कि उसको इन्हेलर नहीं, उसके बेटे की ज़रूरत है। सफ़ीर को शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन उसने लरैब को देखा, जो मुश्किल से सांस ले रही थी, अपनी नाम आंखों और सुर्ख पड़ते चेहरे पर सफ़ीर को देख रही थी। सफ़ीर ने उसे बाजू में उठा और कमरे में ले गया। लरैब ने अपने हाथों से सफ़ीर की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया, तो कमरे में ले जाते ही उसने बेड पर लेटाते हिचकिचाते लरैब के नरम लबों पर झुका। उसे सांस की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ सफ़ीर ही दे सकता था। सफ़ीर तो लरैब को सांस दे रहा था, इधर उसकी बाहों में उसकी मलकियत थी, जिसको सांसें देता वो खुद भी मदहोश हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद लरैब बेहतर हुई तो सफ़ीर पीछे हुआ। उफ, तुम किसी दिन मेरी जान ले लोगी, लरैब, और वो दांत पीसता दिल ही दिल में कहने लगा। लरैब थोड़ी बेहतर हुई तो दोबारा से एंजल को पुकारने लगी। एंजल प्लीज़। इससे पहले कि लरैब कुछ कहती, सफ़ीर ने उसे झटक दिया। तुम आराम करो लरैब, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। तुम्हारे भाई को तो याद नहीं रहा। वो उससे कुछ कहे बगैर ही कमरे से चला गया। लहरैब को तो हैरानगी हुई थी कि उसके एंजल को क्या हो गया है। ऐसे तो उसके एंजल ने उसे कभी नहीं डांटा, लेकिन अब क्यों? सफ़ीर ने इरम के हाथ खाना और मेडिसिन भेज दी थी, जिसे इरम ने बड़े प्यार से उसको खिलाया और मेडिसिन देकर सुला चुकी थी। जाओ यार का माजी। माला तुम तो मुझसे ना डरो, जाओ यार इल्तिजाई नज़रों से कहता माला की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम एक सानी हो, तुमने अपनी ही चच्ची की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है। नवाज़ ने अपने जहर खंदा अल्फाजों से जावियार का दिल चकनाचूर किया था। माला ने भी अजीब नज़रों से जावी को देखा था। जावी तुमने ये क्या किया? माला ने अटकते हुए जावी से कहा। माला मैंने कुछ नहीं किया है, ये औरत, उसने जानबूझकर, इससे पहले कि कभी कुछ कि जावी कुछ और कहता, नवाज ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। जाओ यार के चेहरे पर शर्म नहीं। जाओ यार तुम्हें शर्म नहीं आई ये काम करते हुए, मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हुए? जाओया ने थप्पड़ तो खा लिया था, लेकिन इस थप्पड़ से उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उसे माला की बेयकीन नज़रों से हुई थी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखूं। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने भाई की औलाद समझकर तरस खाकर इस घर में रखा था, लेकिन तुम तो सांप निकले। नवाज पहले ही परेशान था। जिस काम के लिए वो गया था उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो नुकसान भी किसका? किंग का नुकसान कराया था। अभी इस टाइम वो बहुत परेशान था। करोड़ों का नुकसान वो किंग का कर चुका था, और किंग इससे भरपाई किए बगैर तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। इसे ये तो पता था। निकलो यहाँ से, या धक्के देकर निकालो।
चाचू, एक दफ़ा माला से बात करने दो चाचू। दूर हो ज़ावी मुझसे, तुम नशे में थे और ये सब। वो रोते हुए ज़ावी से कहने लगी। ज़ाओ यार को तो पता चल चुका था कि अब कोई फ़ायदा नहीं। ज़ाओ यार ने एक नफ़रत भरी निगाह शुमाइला की तरफ डाली, जो अभी भी रोने का नाटक जारी किए हुए थी, और एक नज़र नवाज़ को देखा। नवाज़ ने उसे इतना मारा था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने वहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। मैं वापस आऊँगा नवाज़, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और माला की तरफ झुककर उसके के कान के पास कुछ कहने लगा। तुम सिर्फ मेरी हो भालू, मेरी। और मेरा इंतज़ार करना, इस इल्ज़ाम का बदला मैं लेने वापस ज़रूर आऊँगा। और उस टाइम वो एक अलग ही ज़ावी लग रहा था कि वो आखिरी निगाह अपने बारू पर डालकर निकल गया। माला को तो दुख हुआ था कि उसका दोस्त जा रहा है, लेकिन वो अभी भी सदमे में थी। वो ये सब कैसे हुआ? नवाज़ भी शुमाइला का सर पर पहुंचा धाड़ा था। सरकार, मैं नहीं जानती, वो नशे में था। जब मैं अपने कमरे में जा रही थी, वो खींचकर अपने कमरे में ले आया। तो तुम शोर तो मचा सकती थी ना? इस सवाल से शुमाइला एकदम घबरा गई थी। सरकार, मैंने शोर किया था, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था, और मजीद सवालों से बचने के लिए वो फूट फूट कर रोने लगी। माला भी अपने कमरे में चली गई। उससे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावी ऐसा कर सकता है। ज़ाओ यार घर से बाहर निकला तो उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। एक तो नशे की हालत थी, एक उसके भालू की बेयकीन नज़रें वो भुला नहीं पा रहा था। उसे आज अपने माँ बाप बेहद याद आए कि काश माँ बाबा आप उस रात मुझे छोड़कर ना जाते, मुझे भी साथ ले जाते, तो मुझे ये सब ना देखना पड़ता। और ये उसकी सब्ज आंखों से आज हर दर्द, हर जख्म आंसू की सूरत में बाहर निकल रहा था। सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हुई, जिससे दूर उछलता हुआ गिरा। गाड़ी से एक आदमी उतरकर ज़ाओयार तक आ गया था। सर, आप बाहर मत जाए, कोई दुश्मन भी हो सकता है। सिकंदर के एक मुलाजिम ने सिकंदर को बाहर जाने से रोका। गुलाम बख्श, मेरी जान से ज़्यादा उस बच्चे की जान अजीज़ है। उठाओ उसे और हॉस्पिटल लेकर चलो। गुलाम बख्श जल्दी से उठा और सिकंदर के कहने पर ज़ाओयार को उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुका था। ज़ाओयार को जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म से दर्द की टीसें उठने लगी थी। एक करा उसके मुंह से निकली। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायजा लिया तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ कैसे? ज़ाओयार सर में उठती टीसों को दबाए उठकर बैठ गया। इतने में एक डॉक्टर अंदर आया। बेटा, आप उठ गए? मैं अभी सर को कॉल करता हूँ। ज़ाओयार ने अजीब नज़रों से डॉक्टर को देखा। ये कौन है? जी सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है। और दूसरी तरफ से जवाब सुनता डॉक्टर ओके सर कहकर कॉल बंद कर चुका था। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे और कब से हूँ? डॉक्टर, तुम 1 महीने से यहाँ कोमे में हो। क्या? 1 महीना? ज़ाओ यार फटी फटी आंखों से डॉक्टर को देखने लगा। ज़ाओ यार को तो बस इतना याद था कि उसके प्यार ने भी उसे धोखा दिया था। उसे बाहर निकाल दिया था। जो वो बाहर निकला तो उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। ज़ाओया ने हैरत से सामने खड़े शख्स को देखा, जो देखने में ही बारोब लग रहा था। कौन है आप? ज़ाओया ने हिम्मत करते हुए पूछा। डरो नहीं बेटा, 1 महीने पहले आपका एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था। फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया और 1 महीने से तुम कोमे में थे। आप बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है? तो अपने घर वालों का पता बताइए, या कोई नंबर मैं उन्हें कॉल करके बता दूँ, या आपको घर छोड़ आऊँ? सिकंदर साहिब ने ज़ाओयार के पास जाके उसके सर पर हाथ रख कर बोला। सिकंदर को बेड पर लेटा वो जवान मर्द कोई बच्चा ही लगा था। अंकल, मेरा कोई घर नहीं है। जाओ यार अपने लहजे को तल्ख करते हुए बोला। सिकंदर ने एक नज़र गुलाम बख्श को देखा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आपके घर? लेकिन आप कौन हैं और मैं आपके साथ क्यों जाऊंगा? मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे बनकर जाओ। इसके बाद जाओ यार कुछ ना बोल सका, क्योंकि उससे भी घर की ज़रूरत थी। उसके पास तो कहीं रहने की भी जगह नहीं थी, ना ही उसके पास पैसे। तो उसने यही सोचा कि क्यों ना अंकल के घर जाकर काम करके पैसे कमा ले और बाद में कहीं और चला जाएगा। वो 2 दिन बाद ही ज़ाओयार को छुट्टी मिल चुकी थी। सिकंदर उसे अपने घर ले जा चुका था। इतना बड़ा घर देखकर ज़ाओयार तो पहले हैरान हुआ, फिर सिकंदर के अच्छे रवैये की वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। ज़ाओयार ने सिकंदर के पूछने पर अपना माजी बताया था। सिकंदर को बहुत अफसोस हुआ था। सिकंदर ने ज़ाओयार से कहा था कि अभी तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास वापस ला सकता हूँ, लेकिन ज़ाओयार का कहना था कि वो खुद अपने चचा से बदला लेगा, जिससे सिकंदर खामोश हो गया था। इसके बाद सिकंदर ने अपने काम के बारे में ज़ाओयार को बताया, लेकिन ज़ाओयार तो इतना मासूम था, तो उसने कभी किसी मक्खी को भी नहीं मारा था, तो उसे गन चलाने का कह रहे थे। लेकिन जब ज़ाओयार ने ये काम किसी और को करते देखा तो उसे ये काम अच्छा लगा था। अगर उसे अपने चचा से बदला लेना था, उसे इस काम में भी हाथ डालना पड़ेगा। अभी तो वो अपने माँ बाप की मौत से बेखबर था कि उसके माँ बाप की मौत के पीछे भी नवाज का ही हाथ था। फिर ज़ाओयार को वहाँ रहने की ट्रेनिंग दी जाने लगी।
पहली दफ़ा तो गन देखते ज़ाओ यार के सीने छूटने लगे थे, लेकिन उसे ज़िंदगी में कुछ बनना था, इसलिए हिम्मत करते वो गन चलाने लगा। फिर चाकू फिर एक मॉन्स्टर बन गया। सिकंदर ने उसे अपने नाम का एजाज़ दिया था। सिकंदर को कोई बेटा नहीं था, बीवी उसकी कब से वफ़ात पा चुकी थी, उसका कोई अपना नहीं था। सिकंदर ने ज़ाओयार को अपना बेटा बना लिया था और उसे अपना नाम दिया था। सिकंदर खुद ब्लैक मॉन्स्टर था और ज़ाओयार की आंखों की वजह से उसे ग्रीन मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। इसे इसी तरह हमारा मासूम ज़ाओयार ग्रीन मॉन्स्टर बना था। दिन गुजरते गए, माला को हर रोज़ ज़ाओयार की याद आने लगी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो ज़ाओयार के साथ गलत कर चुकी है। उस पर यकीन ना करके वो ज़ाओयार का दिल दुखा चुकी है, लेकिन अभी भी वो उस रात की अभी भी वो रात उसकी आंखों के सामने से गुजरती तो एक दफ़ा काम जाती। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन ठीक है और कौन गलत। नवाज तो किंग की वजह से परेशान था, 1 करोड़ का नुकसान कर चुका था, जिसकी वजह से किंग रोज़ उसे मारने की धमकी देता था। शुमाइला को भी नवाज पर बेहद गुस्सा था कि अगर वो इस रात ना आता तो वो ज़ाओयार को पा लेती। वो अभी भी ज़ाओयार के हुस्न के ज़ेर असर थी। अभी वो बाहर जाती, मर्दों से अपना दिल बहलाती, और नवाज से तो कभी मुखलिस थी ही नहीं वो। उसे बस अलग-अलग मर्दों की लत लग चुकी थी। एक दिन शुमाइला किसी काम का कहकर बाहर चली गई थी। उसे अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलना था। शुमाइला अभी 30 साल की थी, खूबसूरत थी, इसलिए हर लफंगा मर्द उसकी तरफ खींचा चला जाता था। नवाज भी किसी काम से एक होटल गया हुआ था, जहाँ उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी थी, जो किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर हंसते हुए किसी रूम में जा रही थी। नवाज ने गुस्से से अपनी बेहया बीवी को देखा। उठकर वो उनके पीछे चला गया। रूम के बाहर खड़े होकर नवाज ने दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद एक लड़का बाहर निकल नवाज ने उसे धक्का देकर अंदर किया। अंदर जाकर उसने जो सामने देखा, उसके अंदर गुस्से के उबाल उठने लगे। सामने ही उसकी बीवी किसी और की बाहों में सुकून हासिल कर रही थी। शुमाइला तो नवाज को देखकर डर गई। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। नवाज ने उस लड़के को बहुत मारा और शुमाइला को भी 2 थप्पड़ उसके बालों से खींचकर उसे वो घर वापस लाया। घर आते ही नवाज ने शुमाइला को सहन में फेंक दिया और उसे मारने लगा। बेगैरत औरत, तुम तुम ऐसी निकलोगी? मेरे होते हुए तुम गैर मर्दों की बाहों में जाकर सुकून हासिल करोगी। उसे मारी जा रहा था, जबकि माला तो सहम कर अपने बाप को देख रही थी, जो कि शुमाइला को बेदर्दी से मार रहा था। अभी वो शुमाइला को और मारता कि इतने में किंग नवाज के घर दाखिल हुआ। नवाज किंग को देखकर डर गया था कि उसकी क्या हालत हो गई है। वो किंग के पैसे वो कैसे वापस करेगा, और शुमाइला तो मार खा कर एक जगह पर बैठ कर रोने लगी थी। किंग ने नवाज को अपनी बीवी को मारते देखा तो नहुसत से सर झटका था। किंग, आप यहाँ कैसे? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके पास ज़रूर हाजिर होता। नवाज उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। नवाज, तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। मैंने सोचा ही नहीं, अपने पैसे खुद लेकर आता हूँ, तुम देने की तो जहमत नहीं करोगे, किंग ने सर्द लहजे में कहा। नवाज को अपने आसपास खतरे की घंटी महसूस हुई थी। किंग, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। लेकिन किंग की नज़रें तो शुमाइला के खूबसूरत चेहरे पर थी, जो नवाज के पीटने की वजह से खून जिससे बह रहा था। अगर नवाज, मैं तुझसे पैसे के बदले में कुछ मांगूँ तो क्या तुम मुझे दे दोगे? और अगर ना भी दे तो मैं इसे लेकर ही रहूँगा। नवाज ने हैरत से किंग की तरफ देखा कि बुड्ढे को अब क्या चाहिए। किंग, आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन अभी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। नवाज झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था, क्योंकि वो अपने भाई की सारी जायदाद तो ले चुका था, लेकिन वो जायदाद से किंग को कोई पैसा नहीं देना चाहता था। इस 1 करोड़ के बदले में तुझसे तेरी बीवी मांगता हूँ, उसे मैं अपनी रखेल बना कर रखूँगा। बहुत खूबसूरत है तेरी बीवी। जबकि शुमाइला तो रखेल सुनकर सहम गई। वो गैर मर्दों के पास जाती थी, लेकिन कभी रखेल बनने का नहीं सोचा था। उसने सहम कर नवाज की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। नवाज ने नफरत से शुमाइला की तरफ देखा। हाँ किंग, आप इसे ले जाइए। ये भी बेगैरत मेरे होते हुए गैर मर्दों के पास जाती है तो उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। माला ने हैरत से शुमाइला की तरफ देखा, जो उसका बाप कह रहा था कि वो ठीक था। किंग की एक साइड पर खड़ी माला की तरफ नज़र नहीं गई थी, वरना वो अपने पैसों के बदले में माला को मांग लेता। माला टाइम से ही भागकर कमरे में चली गई थी। किंग शुमाइला को लेकर खींचते हुए ले जा चुका था। शुमाइला ने नवाज से कितनी ही दफ़ा माफ़ी मांगी थी, वो इसके पाँव पड़ गई थी, लेकिन नवाज ने रुख मोड़ लिया था और किंग उसे खींचता हुआ ले जा चुका था। आज से तो मेरी खेल बनेगी। किंग शुमाइला को थप्पड़ मारते गाड़ी में बिठा चुका था और शुमाइला की सज़ा यहाँ से शुरू हो चुकी थी कि वो एक खेल बनकर रहेगी। माला कमरे में आकर बहुत रोई। उसने ज़ाओयार पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया था। वो अपने बाप से पूछना चाहती थी कि उसने ज़ाओयार के साथ ऐसा क्यों किया। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे अपना दोस्त, अपनी मोहब्बत याद आ रहा था, लेकिन उसका दोस्त, उसकी मोहब्बत उससे दूर जा चुका था। शायद उसे लगा हो अब वो ज़ाओयार को कभी देख नहीं पाएगी, लेकिन उसे क्या पता था एक दिन वो कहर बन कर लौटेगा, जो उसके बाप और उस पर बरसेगा। और यहाँ से हमारी ज़ाओयार का माजी होता है ख़त्म। तो चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। हाल अमान घर आया तो उसे चंदा की बेहद याद आ रही थी। उसका दिल किया वो एक लम्हा कॉल करे। कितने ही दिनों से उसने उसे कॉल नहीं की थी।
अपनी चंदा से बात नहीं की थी। दूसरी तरफ चंदा ना चाहते हुए भी अमान को याद करने लगी थी। हाथ में मोबाइल पकड़े बैठी थी। उसका दिल कह रहा था कि वो अमान को कॉल करे, कभी अपने दिल में उठते जज्बात को डांट कर सुला देती, और जितना अमान से वो दूर जाने की कोशिश करती उतनी ही अमान उसे अपने दिल के करीब महसूस होता था। अमान के जाने के बाद रोज़ अमान का आदमी फूल देने आता, लेकिन चंदा को अमान के हाथ से फूल लेने की आदत थी। जब वो फूल देता तो उसकी नज़रों में मोहब्बत और अकीदत देखने की आदत थी। उसकी खुशबू सुनकर वो खुद को पुरसकून महसूस करती थी, लेकिन क्या वो अमान की ज़िंदगी खतरे में डाल सकती थी? उससे वो 2 दिन पहले वाला वाक़या याद आया, जब अर्जुन उसके पास आया था और अमान से दूर रहने का कहकर वो उसे जान से मार देगा। चंदा खुद भी तो अमान से दूर रहना चाहती थी। वो अपनी चंद दिन की खुशियों की वजह से अमान की इज़्ज़त और उसकी ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगा सकती थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वो सोचों में बैठी थी कि मोबाइल एकदम बजा कि चंदा अपनी जगह से उछल उठी थी। चंदा ने जब मोबाइल की स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ की तो अमान नाम लिखा नज़र आ रहा था। चंदा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। कैसा एहसास था कि दिमाग कहता है कि उससे दूर रहो और दिल कहता है कि बच्चों की तरह उसके पास जाने की ज़िद करने लगा। इसी सोचों में अमान 2 दफ़ा कॉल कर चुका था, लेकिन चंदा कॉल नहीं उठा रही थी। तीसरी बेल पर चंदा ने कॉल उठाई। हेलो चंदा। कई दिन बाद अमान की आवाज़ सुनकर चंदा ने गहरा सांस भरा। पता नहीं क्या चाहता था वो उससे। चंदा कुछ बोले। मैं आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपने मुझे मिस किया होगा ना, तो मैं आऊँगा, आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। अमान ने शौक लहजे में कहा तो चंदा एकदम घबरा गई। उसे कैसे पता चला कि वो उसे मिस कर रही है? लेकिन मिलने वाली बात पर चंदा होश में आई थी। नहीं अमान, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, वो लहजे को मजबूत बनाती हुई बोली। क्यों नहीं मिलेंगी आप मुझसे? बस नहीं मिलना मुझे तुमसे, और भगवान का वास्ता है मोहब्बत मोहब्बत खेलना बंद कर दो मेरे साथ तुम। मुझे मर्द ज़ात से नफ़रत है, हर मर्द ज़ात से, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। चंदा ने ये लफ्ज़ अमान के लिए किस तरह बोले थे वही जानती थी। वो जानती थी कि अमान के लिए उसकी मोहब्बत कितनी अहमियत रखती है, इसलिए इसके लिए कितनी पाकीज़ा मोहब्बत है, लेकिन वो चाहकर भी अमान को अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन चंदा, मैंने तो आज तक आपके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की कि आपको मेरी मोहब्बत खोटी लगे या हवस लगे। अमान के दिल के किसी कोने में दर्द हुआ था कि चंदा अभी तक उसे जान नहीं पाई, उसकी मोहब्बत को जान नहीं पाई, उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई। इसलिए वो उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें हासिल नहीं हो सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके दूर रहो मुझसे। मैं कल आपसे मिलने आऊँगा चंदा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। मैंने कहा ना, मैं नहीं मिलूँगी तुमसे। देखता हूँ मैं आप कैसे नहीं मिलती मुझसे। मिलना होगा आपको, हर हाल में। चाहे आप चाहिए आपको पसंद हो या ना हो। चाहे एक उम्र का अरसा ही क्यों ना हो जाए। आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करेंगे, लेकिन फ़ना हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। अमान ने टूटे लहजे में कहा था कि चंदा को एक पल अपने कहे गए अल्फाज पर नदामत हुई थी। लेकिन वो ये सब करके भी तो अमान के लिए ही वो लेकिन वो ये सब भी तो अमान के लिए ही कर रही थी। वो तो तवाइफ थी, उसकी ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन अमान एक खूबसूरत बाइज़्ज़त घर का लड़का था, उसकी ज़िंदगी वो बर्बाद करना नहीं चाहती थी। चंदा ने अमान के दर्द भरे अल्फाज सुनते ही कॉल बंद कर दी थी। नहीं अमान, अब मैं तुम्हें अपने आप से नफ़रत करवाऊंगी। वो अपने आंसू पोंछते अपने फ़ैसले को मजबूत करने लगी। आदिल हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन जो नंबर नवाज़ ने उसे दिया था उसका पता उसे कहीं से भी नहीं चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माला को कहाँ से ढूंढे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो माला बहुत जल्द खुद उसके पास आने वाली है। आन आन उठिए ना, हमें शॉपिंग पर जाना है। ऐन कायान के सोए हुए वजूद को झंझोड़ते हुए बोली। ऐन, थोड़ा सोने दो, बहुत ज़्यादा नींद आई है। आन नहीं, अगर आप नहीं उठे तो मैं अकेली चली जाऊंगी, ऐन मुंह बनाते हुए बोली। मेरी जान। कायान ने ऐन को खींच कर अपने ऊपर गिराया। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। कायान ने ऐन की आंखों पर अपने होंठ रखे थे। आन, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐन कायान के सीने पर चेहरा टिकाए उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मेरी जान, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो मायनी खेजी से कहते ऐन को लाल कर गया था। इससे पहले कि वो ऐन के होंठों पर झुकता ऐन उसके लबों पर अपना हाथ रख चुकी थी। आन, आप कितने बेशर्म हैं। उठिए, जल्दी करें, मुझे शॉपिंग पर जाना है, फिर हमारी 2 दिन बाद की फ़्लाइट है। हाँ चलो, मामा के साथ खाना खाकर फिर चलते हैं, कायान मुस्कुराता हुआ बोला। ऐन भी मुस्कुराते हुए कायान के माथे पर अपने लब रखी उठी थी। आन, मैं जा रही हूँ खाला की हेल्प करने, आप फ्रेश होकर आ जाइए, ऐन कहती लंबे लंबे डंक भरती कमरे से निकल गई थी। तुम मेरी ज़िंदगी हो ऐन, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। कायान ऐन के बारे में सोचता उठकर फ्रेश होने चला गया। सफ़ीर बेटा। इरम ने सफ़ीर को नाश्ते के टेबल पर बैठते देखा तो उसे पुकारा। जी मम्मा। बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे रूम में तुम्हारी एक अदद बीवी भी है। ज़बरदस्ती की बीवी मम्मा।
जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मामा, जो उसके भाई ने हमारी हिबा के साथ किया, क्या आप चाहते हैं कि वो इसकी बहन के साथ प्यार वाला सलूक रखूँ मैं? अभी और कुछ और कहता है कि लरैब कल के ही ड्रेस में नींद से उठती बाहर आई थी। एंजल, लरैब अपनी आंखों को हाथों से मसलती सफ़ेद के पास आती हुई बोली। सफ़ीर ने उसे गुस्से से देखा था। वो बोला नहीं था अमान ने जो उसके साथ किया था। नहीं हूँ मैं तुम्हारा एंजल, दूर रहा करो मुझसे, सफ़ीर उसका हाथ झटकते हुए कहने लगा। इरम ने अफसोस से अपने बेटे को देखा, जो अभी वो उसे समझा रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। वो लरैब के साथ अपना रवैया बहुत रूट रख रहा था। लैरैब की आंखों में नमी आने लगी थी। एंजल, आपने मुझे डांटा। मैं कट्टी हूँ आपसे। आपने मुझे डांटा। मुझे बात नहीं करनी आपसे। वो रोने वाला मुंह बनाकर लाड से कहने लगी, लेकिन सफ़ीर उसे इग्नोर करता अपना कोट उठाता हॉस्पिटल के लिए निकला था। अभी वो दरवाजे पर ही पहुंचा था कि लैरैब की ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। लैरैब ज़मीन पर बैठी अपने पाँव मारती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। एंजल, गंदे हैं आप। मैं नाराज़ हूँ आपसे। आपने मुझे इग्नोर किया। मैं बात नहीं करूँगी अब आपसे। मैं बडी को बताऊंगी आपने मुझे मारा। बडी आपको डिशुम डिशुम करेंगे। लहराब रोते हुए भी अमान को धमकी देना नहीं भूली थी। इरम अपना सर थाम कर कुर्सी पर बैठकर अपनी बचकाना हरकतों वाली बहू को देखने लगी, तो कभी अपने समझदार बेटे को जो फालतू में मासूम सी बच्ची के साथ रूड रवैया इख्तियार कर रहा था। सफ़ीर लम मीच कर लहराब के करीब आता एक ही झटके में उसे बाजू से पकड़कर ज़मीन से उठाकर अपने रूबरू खड़ा किया था। जाओ, शौक है अपने बड़ी को बताओ। मैंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? तुम्हारा बड़ी मुझे टिशुम टिशुम करेगा और मैं मुस्कुरा कर उसे देखूंगा। सफ़ीर लहरैब का चेहरा अपने करीब तर करता हुआ आया था। लहरैब ने सहम कर सफ़ीर की जानिब देखा और अगले पल दोबारा ज़मीन पर औंधे मुंह लेट कर सिसकियाँ भरकर रोने लगी। बहुत गंदे हैं आप, बहुत गंदे। एंजल लहरैब सूसू करते हुए बोलने लगी। सांस फिर से फूलने लगी। उठो यार लहरैब, दिमाग ख़राब ना करो मेरा। सफ़ीर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। लहरैब के छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पर रोते नागे डांस करते सफ़ीर के लिए गश खाने का मुकाम था। कहाँ फंस गया था वो। सफ़ीर के मोहब्बत भरी आवाज़ की बजाय ऊंची आवाज़ लहरैब ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया था। बेटा, प्यार से पुकारो, उठ जाएगी खुद। इरम सफ़ीर को इल्तिजाई नज़रों से देखने लगी। लहरैब, मेरी जान उठो, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। सफ़ीर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे नरम लहजे में बोला, वरना उसकी पागल बीवी उसे हॉस्पिटल से देर करवा देती। सफ़ीर की नरम आवाज़ सुनते ही लहरैब ने अपना आंसू भरा चेहरा ज़मीन से उठाकर सफ़ीर को देखा। आप बहुत गंदे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे डांटा। लहरैब उठती सफ़ीर के सीने पर मुक्के बरसाने लगी। सफ़ीर ने उसे ना चाहते हुए भी अपने सीने से लगाया। चुप कर जाओ बस, चुप कर जाओ, मैं सॉरी करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। गुस्सा सफ़ीर गुस्से से सफ़ीर कम आवाज़ में बोला। पक्का ना? लहरैब मज़ीद सफ़ीर के सीने से चिपकती बोली। हाँ पक्का। अब तुम मम्मा के पास बैठो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके? मस्तियाँ मत करना। मम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ओके? सफ़ीर के प्यार से समझाने पर लहरैब के आंसू थमे थे और वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। सफ़ीर जल्दी से अपनी जान छुड़वाता लहरैब को खुद से अलग करता उठा था। आखिरी तासुब भरी नज़रें अपनी बीवी पर डालकर लंबे लंबे डंग पड़ता वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। लहरैब ने दूर तक अपने सफ़ीर की पुश्त को देखा था। लहरैब उठकर सफ़ीर के पीछे जाने लगी थी कि इरम ने लहरैब का हाथ पकड़ लिया। आंटी, वो एंजल मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो क्यों ऐसे डांटते हैं मुझे? लहरैब सू सू करती बोली। उसे सफ़ीर का नर्म लहजा भी हजम नहीं हुआ था। इरम को लहरैब की हालत पर तरस आया था। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम थी। किसी भी मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन दिमाग उसका बच्चों वाला था। इधर बैठो बेटा। इरम लरैब का हाथ पकड़ते उसे अपने पास कुर्सी पर बिठा गई। नहीं, मुझे एंजल के पास जाना है। आंटी, वो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? तुम्हारा एंजल हॉस्पिटल गया है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो फिर सब बीमार हो जाएंगे। वो अल्लाह पाक के पास चले जाएंगे। इसीलिए ना तुम्हारे एंजल उनका इलाज करने गया है। रात को तुम्हारे पास आ जाएगा। इरम ने उसे प्यार से समझाना चाहा। वो नहीं चाहती थी कि लारा मजीद रोए। आंटी, एंजल मेरे हैं ना, वो मेरे पास आएंगे ना, वो मुझे डांटेंगे भी नहीं ना? लारा मासूमियत से कहती इरम को बहुत प्यारी लगी थी। इरम को जी भरकर अपनी कल की बनी बहू पर प्यार आया था। कल तो इन्हें वो पागल लगी थी। हाँ, लगनी भी चाहिए थी। कोई माँ अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बेटी तसव्वुर भी नहीं कर सकती, वो भी ज़बरदस्ती की। लेकिन लैरैब जैसी भी थी तो वो मासूम। इरम को हिबा की तरह वो भी अपनी बेटी लगी थी। अब वो इनके बेटे की बहू थी, कबूल करना ही तो था उसे। मैं उसे समझाऊंगी बेटा कि वो तुम्हें ना डांटे। मैं उसके कान खींच कर डांट दूंगी। ओके?
इरम मुस्कुराते हुए लरैब के गाल थपथपाने लगी। वो भी ज़बरदस्ती की, लेकिन लरैब हाँ हाँ आंटी, आप एंजल के कान खींचना। लहरैब इरम की बात पर हंसने लगी। पिंकी प्रॉमिस आंटी, आप डांटेंगी ना? वो मुझसे ऐसे ऐसे क्यों डांटे थे? मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। लहरैब अपनी छोटी उंगली इरम के आगे करते हुए बोली। उन्होंने मुझे डायनासोर की तरह डांटा। लहरैब अपनी छोटी उंगली इरम के आगे करते हुए बोली। डायनासोर की तरह? गुस्से वाली बात पर इरम ने मुस्कुराकर उसकी उंगली पकड़ी। जो जो भी हुआ उसमें इस बच्ची का कसूर नहीं था, तो वो क्यों उसे तकलीफ देती? इरम ने फैसला कर लिया था कि वो सफ़ीर को भी समझाएंगी, लरैब के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे। इरम ने लरैब को कुछ कपड़े दिए जो कि कल वाला निकाह के टाइम साथ लेकर आई थी। वो लरैब को कपड़े चेंज करवा कर इरम ने मुश्किल से लरैब को नाश्ता करवाया था, नहीं तो वो अपने एंजल के साथ नाश्ता करने का कह रही थी। अगर वो ऐसा करती तो वो सारा दिन भूखी ही रहती, और वो नाश्ता करके अब दोबारा से अपने एंजल का इंतज़ार करने लगी थी। अमान तैयार होता चंदा के पास पहुंच चुका था। आज वो बेहद खुश था कि वो कितने ही दिनों बाद चंदा को देखने गया है, उससे बात करने गया है। ये सोचते ही वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अरे बाबू, तू फिर आ गया? कंगना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्योंकि कंगना को पता था कि चंदा अब उससे नहीं मिलेगी। चंदा ने फैसला कंगना को भी सुना दिया था। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? आमान अबरू उचकाए कंगना से पूछने लगा। बाबू, तू जो पिछली बार मेरी चंदा को बाहर लेकर गया था ना, अच्छा नहीं हुआ था उसके साथ। उस अर्जुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मुझे चंदा को देखना है। कितने ही दिन हो गए हैं उन्हें देखे। वो नहीं मिलेगी तुझको बाबू। क्यों नहीं मिलेगी मुझसे? अमान ने गुस्सा जब्त करते कहा। क्योंकि वो सब मर्दों से नफरत करती है। तेरे पर भी यकीन नहीं आएगा। कंगना मुंह में पान डालते बोली, मजबूत लहजे में बोली। मैं मिलूंगा चंदा से, देखता हूँ कैसे नहीं मिलती, और कौन रोकता है मुझे। जा मिल ले, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। कंगना ने कंधे उचकाए तंजिया लहजे में बोल कहा। अमान चंदा के रूम के बाहर खड़ा दस्तक देने लगा। चंदा अमान की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अमान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा बंद था। अमान ने लब मीच कर गुस्सा जब्त किया। चंदा दरवाज़ा खोले। अमान ने चंदा को आवाज़ दी। नहीं अमान, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों चंदा? मैं आपसे मिलने आया हूँ, और मिलने बगैर नहीं जाऊँगा। अमान सर्द लहजे में अपना गुस्सा काबू करते हुए बोला। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। चंदा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसका दिल कर रहा था एक दफ़ा, बस एक दफ़ा अमान का चेहरा देख ले। उसके चेहरे पर चंदा की नज़रें ठहर सी जाती थी। वो था ही इतना खूबसूरत, यह चंदा को लगता था। चंदा को अमान की आंखों में अपने लिए इज्जत देखकर, अपने लिए जज्बात देखकर वो खुश होती थी। इससे भी इस क्या उससे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, या कोई प्यार करने वाला है? लेकिन वो अपने नसीब का मालिक अमान पर कलंक अपने अमान पर नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी वो जिससे प्यार करेगी वो उसे छोड़ जाएगा। वो कुछ दिन की दिल लगी करके अमान की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? अमान ने ज़ोर से दरवाजे को लात मारते हुए बोला। लात इतनी ज़ोर की कि लकड़ी का दरवाज़ा हिलकर रह गया, और उसके पीछे चंदा दुबक कर पीछे हुई। लेकिन अपने आप को मजबूत करती वो अमान से दोबारा मुखातिब हुई। क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर यकीन नहीं। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा चंदा, मुझ पर यकीन करके देख लें। अमान एक मजबूत असाब का मालिक, एक तवाइफ अपने इश्क के आगे बेबस था। तुम पर यकीन करके तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ? लोगों ने मुझे पहचान लिया और ताने मारने लगे। मैं एक तवाइफ हूँ, तुम सारी ज़िंदगी एक तवाइफ के साथ नहीं गुजार सकते, और मैं तुम्हारे लिए अपना मज़हब तो तब्दील नहीं करूँगी। अमान के दिल को कुछ हुआ था। वो इन 3 महीनों में चंदा को अपने प्यार का यकीन नहीं दिला सका। मुझे आपको बस एक दफ़ा देखना है चंदा, अमान ने इल्तिजा की थी। लेकिन मुझे नहीं देखना, वो अपना लहजा मजबूत बनाते हुए बोली। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। जफ़ाएं बहुत की, बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाहे करम इस तरफ भी। हमेशा हुए देख कर मुझको बरहम, किसी दिन ज़रा मुस्कुरा कर तो देखो। सताए हो दिन रात मुझे जिस तरह मुझको, सताए हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूँ सता कर तो देखो। अमान अमान की दर्द भरी आवाज़ सुनती चंदा को लगा अमान के लिए अमान को अपना लिया जाए, और अपना फ़ैसला बदल दे, उसके गले लग जाए। चंदा अपना माज़ी, अपना किरदार नहीं भूल सकती थी। अमान, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो 2 दिन बाद आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। चंदा अपने बहते आंसू साफ करते हुए बोली। क्या आप मुझसे मिलेंगी? अमान के लहजे में एक बेबसी थी। हाँ, मिलूंगी। चंदा 2 दिन के बाद का सोचती अमान से मिलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन अभी अमान कुछ और कहता चंदा ने उसकी बात काटते हुए बोली। अमान प्लीज़ जाओ।
अमान एक बेबस नज़र से दरवाजे पर डालता हुआ चला गया। चंदा दरवाजे के साथ लगती ज़मीन पर बैठती चली गई। मैं तुम्हें कैसे कहूँ अमान कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ राग़िब हो रहा है, लेकिन मैं इस दिल को खुद ही कुचल देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चंदा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाने लगी। फिर उठकर वो अलमारी की तरफ बढ़ी, जो अमान के दिए गए फूलों से भर गई थी। इन फूलों की खुशबू को महसूस करते चंदा अमान को अपने करीब महसूस करने लगी थी। वो सच कहता था कि उसके खुदा ने चंदा के दिल में मोहब्बत डाल दी थी और चंदा के दिल में अमान के लिए मोहब्बत का समंदर बसा हुआ था, लेकिन वो अनजान थी। वो समझना नहीं चाहती थी। वो अपने दिल के आगे खुद ही बेबस महसूस कर रही थी। अमान ने हीरा मंडी जाते हुए कंगना को अमान ने हीरा मंडी से जाते हुए कंगना की तरफ देखा। अमान को कंगना की आंखों में तंज नजर आ रहा था, जैसे कहना चाहती हूँ मैंने कहा था ना वो नहीं मिलेगी। लेकिन अमान बिना कुछ कहे ही वापस जा चुका था। कयान और एन दोनों शॉपिंग पर जा चुके थे। एन को तो कब से लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। कयान को पता ना चल सका, नज़रों से लेकिन एन की नज़रों से वो पीछा करती गाड़ी बच नहीं पाई थी। लेकिन एन उसे फ़िलहाल इग्नोर करती अपने आन के साथ मसरूफ़ थी। आन वहाँ सर्दी होगी ना? कयान को खामोश देखते एन मोहब्बत भरे लहजे में बोली। जी मेरी जान, वहाँ सर्दी होगी। तुम जो चाहे ले सकती हो। आन, आप यहाँ रुकिए, मैं कुछ ज़रूरी सामान अपने लिए ख़रीद कर आती हूँ। एन कयान को देखते हुए बोली। मेरी जान, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं आन, मैं ले लूँगी। आप ऐसा करें, मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करें, मैं आती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं अभी अपने लिए कुछ सर्द मौसम के लिहाज से जैकेट्स ले लेता हूँ, फिर आइसक्रीम साथ लेकर आता हूँ। एन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती शॉपिंग मॉल की तरफ चल दी। एन को कब से लग रहा था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। उनका वो शॉपिंग मॉल तक भी उसके पीछे करते हुए आया है। वो एन की नज़रों से और एन की नज़रों से वो बचकर तो नहीं रह सकता, लेकिन इवल एन की नज़रों से तो वो बच सकता है, लेकिन इवल की नज़रों से नहीं। एन ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर जाओयार को कॉल की। हेलो जावी, बात सुनो, जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाएं। एन जाओयार को मॉल का एड्रेस सेंड करते मसला बताती कॉल कट कर गई थी। एन अपने लिए कुछ सामान लेकर वापस अपने आन के पास चली गई, जहाँ का एन ने एक बहुत ही प्यारी मैक्सी एन को गिफ्ट करने के लिए ली थी, लेकिन एन को दिखाई नहीं दी थी। एन ने इस बैग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसका तो सारा ध्यान अपने पीछे लोगों पर था। किंग ने कयान काजमी को अपने पास लाने का हुक्म दिया था और कयान को दर्दनाक मौत देना चाहता था। जितना नुकसान कयान ने उसका किया था, किंग उससे डबल उसका करना चाहता था। कयान ने जॉब से 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी। एन और कयान का पीछा करने वाले आदमी अभी भी कयान पर गोली चलाता। उस आदमी की नाक पर किसी ने रुमाल रखकर आदमी आदमी उसके हसार में फड़फड़ा रहा था, लेकिन फिर वो जल्दी होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गया था। डन। एन के कानों में लगे एयरपीस से जाओयार की डन की आवाज़ आई, जिससे सुनकर एन के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। आज फिर वो अपने पुराने रूप में आने वाली थी। उसे बेहद गुस्सा था कि उसके होते हुए उसकी आन पर किसी ने बुरी नज़र रखी है। उसने एक नज़र कयान को देखा, उसके लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। एन और कयान शॉपिंग करते घर पहुंच चुके थे। दोनों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी और अब वो सब कुछ नायला को दिखा रहे थे। लहरैब सुबह से अपने एंजल का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। लहरैब के सफ़ेद चेहरे पर गुस्से के तासुरात वाज़ा होने लगे थे। वो गुस्से में उठती पूरे कमरे को देखती, एक एक चीज़ को उठा उठा कर नीचे फेंकने लगी। पहले तकिया, फिर कंबल, फिर टेबल पर रखे फूलों के गुलदान। वो नीचे गिरते ही टूट गए थे। शोर की आवाज़ सुनकर इरम जल्दी से कमरे में आई। कमरे की हालत देखकर तो एक दफ़ा चकरा गई थी। शीशे की हर चीज़ ज़मीन पर चकनाचूर पड़ी थी। लहरा बेटा, ये आप क्या कर रही हो? इरम अपने मुंह पर हाथ रखती सदमे से पूछने लगी, लेकिन लहरैब सुन ही कब रही थी। मुझे एंजल चाहिए, मुझे एंजल चाहिए, वो ये कहते हुए ड्रेसिंग टेबल पर गई और वहाँ रखी परफ्यूम्स को उठा उठा कर नीचे फेंकने लगी। परफ्यूम्स का टूटना था कि पूरे कमरे में बेहद खुशबू फैल गई। इरम ने आगे बढ़कर लहरैब को काबू करना चाहा। उन्हें डर था कि लहरैब को कहीं चोट ना लग जाए। लहरैब ने इरम को धक्का दे दिया था। इससे पहले कि इरम गिरती कमरे में दाखिल होते सफ़ीर ने इरम को थाम लिया और इरम का तो सर ही चकरा गया था। मामा! सफ़ीर हैरानगी से लहरैब और पूरे कमरे को देख रहा था। सफ़ीर की आवाज़ सुनते ही लहरैब होश में आई। एंजल! वो खुशी से आगे बढ़ी, सफ़ीर के गले लगी थी कि ज़मीन पर टूटा हुआ कांच का टुकड़ा लहरैब के पाँव में घुस गया था। तकलीफ से लहरैब के मुंह से कराह निकली। लहरैब बेटा, इरम आगे बढ़ती इससे पहले सफ़ीर ने इरम का बाजू पकड़ लिया। मामा, आप कमरे में जाएं, मैं संभालूंगा। लेकिन बेटा, मामा जाइए, मैं इसे काबू कर लूंगा। सफ़ीर ने एक गुस्से भरी नज़र लहरैब पर डाली। इरम बगैर कुछ कहे चली गई। एंजल, मुझे पेन हो रहा है, वो अपनी काली मासूम आंखों में नमी लाते हुए बोली। सफ़ीर नफ़ी में सर हिलाते आगे बढ़ा और उसे बाजू में उठाया। बेड पर लटका चुका था। उसका पाँव देख, जहाँ छोटा सा टुकड़ा उसके पाँव में लग चुका था और खून बह रहा था। इट्स हर्टिंग एंजल, वो अपने होंठ बाहर निकालती अब रोने का शुगल फरमाने लगी थी।
अब रोना मत, किसने कहा था ये सब ड्रामा करने को? वो ज़रा गुस्से से बोला। वो समझ चुका था वो जल्दी ही इस पागल लड़की से तंग आने वाला है। एंजल, आप नहीं आ रहे थे ना? मुझे गुस्सा आ रहा था, लैरैप सुसु करती हुई बोली। सफ़ीर इसे बातों में लगाकर कांच का टुकड़ा निकाल चुका था। लैरैप ज़ोर से चीखी। बस बस, कुछ नहीं हुआ। सफ़ीर ड्रेसिंग टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टी निकालता लैरैप के पाँव पर कट चुका था। एंजल, मुझे भूख लगी है। वो अब अपने दर्द को बुलाए अपनी भूख का रोना रोने लगी थी। वो लेटे लेटे ही सफ़ीर से कहने लगी, तो खाना खा लेना था ना? मैं कौन तुम्हारा नौकर तो नहीं हूँ? सफ़ीर सख्ती से कहता। लैरैप को एक दफ़ा तो लैरैप तो एक दफ़ा सहम गई थी, लेकिन मुझे आपके हाथ से खाना है एंजल, खुद खा लिया करो, क्या मुसीबत है? वो ये कहता वॉशरूम चला गया था। मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे एंजल के हाथ से ही खाना खाना है, वो भी ज़िद्दी अंदाज में अपने आप से कहती वहाँ ही लेटी रही। सफ़ीर वॉशरूम से बाहर आया तो नींद से आंखें बंद करता देख उसे खाना ना खाने वाली बात याद आई थी। ये पागल लड़की खाना भी नहीं खा सकती, उसे अब ऐसे ही सोने लगी है। कहीं मर वर गई तो इसका भाई फिर आ जाएगा। वो गुस्से से सोचता लैला के लिए किचन में खाना लेने चला गया। थोड़ी ही देर में सफ़ीर खाने की ट्रे के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। लहराब उठकर खाना खा लो। वो खाने की ट्रे पास पड़ी टेबल पर रखता है और लहराब को उठाने लगा। एंजल, आप अपने हाथों से खिलाएंगे ना? वो नींद से भरी आंखों से उसे देखकर कहने लगी। हाँ, अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। तुम्हारे अपने हाथ तो टूटे हुए हैं ना? सफ़ीर बस सोच ही सका था, बोल कुछ नहीं सकता, वरना वो फिर से रोना धोना शुरू कर देती। सफ़ीर लहराब को खाना खिलाकर ट्रे उठाकर किचन में रखने के लिए उठने वाला था कि लहराब ने जल्दी से आगे होकर एक टाइटली हग कर दी और सफ़ीर के गालों पर लब रख दिए। मेरा एंजल बहुत अच्छा है, अपनी फ्रेंड की सारी बातें मानता है। जबकि सफ़ीर अपने साथ लैब के नरम गुलजार जिसम लगते ही करंट खाकर दूर हुआ था। तो तुम सो जाओ अब लैब, आप भी आइए ना एंजल, एक साथ सोते हैं। लैब, अब चुप होकर सो जाओ वरना एक लगाऊंगा। सफ़ीर अपना गुस्सा जब्त करता हुआ बोला। लैब अभी बच्ची थी, लेकिन सफ़ीर तो अच्छा खासा मर्द था। अगर वो लैब की किसी दिन ऐसी हरकतों की वजह से बह गया तो वो क्या करेगा? वो अपने वालों पर हाथ फेर कर लैब को देखने लगा। लहरैब जो अपने चेहरे के नीचे हाथ रखती सोने की तैयारियों में थी, थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में चली गई थी और सफ़ीर भी खाने की ट्रे लेकर जाने के बाद वापस लौट आकर बेड की एक साइड पर जाके कमरे की हालत देखता हुआ उत्साह जब्त कर कर लेट गया। ये लड़की मुझे किसी दिन मरवाएगी। कितनी ही देर सफ़ीर लहरैब को देखता रहा और ऐसे ही देखते देखते सो गया। चपड़गंजू, अमान जो नाश्ते के टेबल पर आके बैठा था, माला के बुलाने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाभी, क्या यार, मेरा नाम अमान है, चपड़गंजू नहीं। लेकिन मेरे लिए तो तुम चपड़गंजू ही हो। अच्छा चलें, चपड़गंजू ही सही, लेकिन मुझे आपसे एक काम है। वो उसके कान के नज़दीक जाता राजदारी से कहने लगा। क्या काम है? माला ने आंखें छोटे करके उसे कहा। भाई भाभी, मुझे उस दिन की तरह मैक्रोनी बनाकर खिलाई है ना, कसम से क्या मज़े की बनी थी। ओ, तो अमान को मैक्रोनी खानी है, चलो मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए ना, क्या करना होगा? फिर माला ने अमान को सारा प्लान बताया था और बताते हुए माला का रंग शर्म से लाल हो चुका था। लेकिन वो क्या करती, उसे किसी की मदद चाहिए थी, जो कि अमान ही कर सकता था। हम भाभी, वो मायनी खेज से नज़रों से माला को देखने लगा। बदतमीज़ चपड़गंजू, मेरे से मार खाओगे। माला अपनी खिदमत मटाती अमान के कंधे पर थप्पड़ लगा गई थी। अमान का ज़ोरदार कहकहा लाउंज में गूंजा। भाभी, एक बात तो बताइए, मुझे चाचू बनाएंगी या मामू? वो बेशर्मी से कहता माला को फिर से लाल कर गया था। ऐसे लग रहा था जैसे सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ जाएगा। बदतमीज़ कमीने इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझे तुमसे मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। माला गुस्से और शर्म से लाल चेहरा लिए अमान को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। अमान दांत निकालते हुए बोलने लगा। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो देखना मैं भी ऐसे ही तंग करूँगी तुम्हारी बीवी को। बीवी के नाम पर अमान के सामने चंदा का सरापा घूमा था। वो ख्यालों में मुस्कुराया था। ओए होए, लगता है किसी को याद किया जा रहा है। माला अपना कंधा उसके कंधे पर मारते हुए शरारती लहजे में कहने लगी। वेट वेट वेट, कहीं चंदा तो नहीं? अमान ने ख्यालों से बाहर आकर अपना चेहरा हाथ में छुपा लिया, जैसे उसे बहुत शर्म आ रही हो। आहा, अमान, तुम भी ना लड़कियों की तरह शर्माओगे? फिर भूल जाओ कभी हाथ आएगी चंदा तुम्हारे। माला की तो हंसी नहीं बंद हो रही थी अमान की हरकतें देखकर। भाभी, आप भी ना। अमान मजीद अपना चेहरा घुटनों में छुपाए मजीद ड्रामेबाजी करते हुए माला को हंसाते गया। एकदम से माला के चेहरा मुस्कुराता चेहरा सीरियस हुआ था। अमान, क्या चंदा तुम्हारी इस खातिर इस्लाम कबूल कर लेगी? भाभी,
मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है मेरा प्यार सच्चा है, और सच्चा प्यार कभी भी नहीं हार मानता, वो मरने के बाद ही क्यों ना मिले। ऐसी बातें नहीं करते अमान। मरने के बाद प्यार मिल जाएगा तो क्या फ़ायदा। भाभी, अगर इंसान को जीते जी प्यार ना मिले तो इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन इसी इंसान से आपको आपके मरने के बाद प्यार मिल जाए, आपके जाने के बाद वो इंसान आपके लिए तड़पे, तो आपकी रूह को सुकून मिल जाता है। चलो, मरने के बाद तो उसे प्यार नसीब हुआ ना। अमान उसे प्यार नसीब हुआ ना। अमान संजीदगी से कहता, कल का चंदा का रवैया सोचने लगा। ओहो, बस भी करो तुम तो इमोशनल ही हो गए, और मुझे यकीन है तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर रंग लाएगी। इस बात को छोड़ो, पहले आपकी मोहब्बत का रंग देख कर आते हैं। मतलब रंगों की बरसात। वो आंख मारता माला को तपा गया था। बेशर्म इंसान, अमान, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। भाभी सॉरी, अभी मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ। रात तक इंतज़ार करें, सारा काम हो जाएगा। आखिर मेरे चाचू और मामू बनने का सवाल है। वो ये कहता वहाँ से उठकर भागा, क्योंकि माला के तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे उसे। सुबह लरैब की आंख खुली तो खुद को बेड पर अकेला पाया। सफ़ीर को कमरे में ना पाकर लरैब बेड से उतरने लगी, लेकिन पाँव में एक दर्द की लहर उतरती महसूस हुई। आउच! वो अपना पाँव देखने लगी जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। एंजल लरैब इधर उधर देखकर सफ़ीर को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया उसे। सफ़ीर बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो लरैब को बेड पर अपना पैर पकड़े सामने बैठे पाया। एंजल, लरैब सफ़ीर को देखते उठने लगी, लेकिन फिर से करा उठी। क्या है? सफ़ीर लरैब के कराने पर सख्त झुंझलाया। उसे कोई काम ही नहीं करने देती थी, हमेशा उसके साथ चिपकने की कोशिश करती रहती। मुझे पेन हो रहा है, लरैब अपने पाँव की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली। उफ! सफ़ीर इस वक्त वाइट शर्ट में नम बाल लिए लरैब को बहुत प्यारा लगा था। सफ़ीर उसके पास जाता उसकी पट्टी को खोलने लगा। लरैब तो अपने एंजल को देख रही थी। एंजल, आप कितने हैंडसम हैं ना। लाइक स्टोरी वाले एंजल, वो अपनी काली हरी आंखों से अपने एंजल को देखते हुए बोली। लैरैप सफ़ीर की शर्ट पकड़े उसके बटनों के साथ छेड़छाड़ करने लगी। एंजल, अब मुझे डांटा मत करे ना, वरना आपकी फ्रेंड को बहुत रोना आता है। उसके सीने से लगने की देर थी कि सफ़ीर का दिल धक धक करने लगा। वो जितना अपने जज्बातों से दूर भागना चाहता था, उसे इतना ही करीब करती थी। उसे बस इतना याद था कि लैरैप उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई थी। लैरैप, दूर रहो। सफ़ीर उसे अपने सीने से झटकते हुए दूर करते हुए बोला। एंजल, आप मुझसे अभी भी नाराज़ हो? नहीं। सफ़ीर लरैब को बातों में लगाए उसकी पट्टी उतारकर उसके पाँव का मुआवजा करने लगा। थोड़ी ही देर यूँ थोड़ी ही सी तो चोट थी, पट्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए वो पट्टी लगाए बगैर ही उठ गया। एंजल, पट्टी करिए ना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो। एंजल, मुझे भूख लगी है। तो जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर मामा से कहना खाना खिला दें। मुझे आपके हाथों से खाना है। तुम खुद खाओगी, फिर गुस्से से कहता कमरे से चला गया। लहराए मुश्किल से उठती वॉशरूम तक गई थी और फ्रेश होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो नीचे चली गई थी। सफ़ीर तो लहराब से बचने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल चला गया था। आंटी, वो एंजल कहाँ गए? लहराब पूरे घर में नज़रें दौड़ाती देखती पूछने लगी थी। बेटा, वो तो हॉस्पिटल गया है ना, कल की तरह रात को आ जाएगा, इरम ने प्यार से कहा था। लरैब भी पास पड़ी टेबल पर बैठ के उसके पाँव में अभी भी दर्द हो रहा था। मैं अब अपने एंजल से नाराज़ हूँ, मुझे खाना नहीं खिलाया और चले गए। मुझे उनके हाथों से खाना था, आप जानती हैं, बडीना मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। लरैब रोनी सूरत बनाकर अपनी सास से शिकवा करते हुए बोली। तो मैं अपनी बेटी को खाना खिला देती हूँ ना। इरम मुस्कुराती हुई उसके पास आकर बैठी। लरैब, बेटा इधर बैठो ना, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाऊं, मेरा बच्चा, मेरा लाडला बच्चा। एक धुंधली याद आई थी। एक दर्द की लहर लरैब के सर में उठी थी कि अपना सर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ लरैब? इरम ने उसे सर थामते देखा तो पूछने लगी। मम्मा, वो दर्द, मैं अपनी मम्मा को पुकारने लगी थी। इरम समझी कि लरैब उसे मम्मा कहकर बुला रही है। हाँ बेटा बोलो, मैं इधर ही हूँ। लेकिन लरैब एक झटके से इरम के सीने से लगी थी। मम्मा, मम्मा कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मम्मा, वो मार देगा, वो गंदा अंकल मार देगा। लरैब ने मजबूती से इरम को पकड़ लिया। इरम लरैब की हालत देखती परेशान हो गई थी। लरैब, बेटा इधर देखो। इरम ने लरैब को मुश्किल से खुद से अलग किया और इसका माथा चूम गई। लरैब का चेहरा पसीने से भीगा था। न जाने क्या हुआ था इस बच्ची के साथ जो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो सोच कर ही रह गई थी। उसे अब वो ऐसे संभलने में लगी थी कि वो इसे खाना खिलाकर मेडिसिन दे सके। जाओ यार, किसी काम से गया था। पीछे अमान और माला दोनों प्लानिंग करते पूरा रूम सजा चुके थे। ये ले भाभी जी, हो गया। अमान एक नज़र पूरे रूम पर डालकर बोला। माला भी खुशी से पूरा रूम देखकर एक हाथ अमान के आगे किया, जिसे अमान ने दूसरे हाथ से ताली मारी। थैंक यू सो मच अमान, तुमने मेरी हेल्प की। भाभी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ चाचू बनने के लिए, अमान दांत निकालता हुआ बोला। तुम कब बाज आओगे?
पिटोगे मेरे हाथों से, माला दांत खिंचाते हुए बोली। तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? ये सारी तैयारी आपने लड्डू खिलाने के लिए ही तो की है। अमान एक आबरू चुकाते माला से पूछने लगा कि माला का शर्म से चेहरा लाल हो गया था। निकलो इधर से, निकलो। माला शर्म और गुस्से से अमान को धक्का देने लगी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, अपना काम निकलवा कर अब कह रही हो निकलो। अमान अपनी आंखों में ना आने वाले आंसू साफ करते हुए बोला, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। वो ड्रामे करते गुस्से में माला को हंसा गया था। तुम्हारी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। माला पास पड़ी कुर्सी से स्टिक उठाती अमान के पीछे भागी थी। अमान हंसता हुआ भागा था। भाभी भाभी, रुके रुके रुके, वो देखिए जाओ यार आ गया। माला का दिल धक रह गया था। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। अमान तेरी तो। उसने दोबारा से अमान की तरफ देखा, अब वहां अमान नहीं था। तुमने एक दफा मेरे हाथ लगो चप्पड़गंजू। माला गुस्से में पैर पटकती कमरे में चलेगी। अब अपने आप को भी तैयार करना था उसे अपने जावी को मनाने के लिए। आज मुझे माला से मिलने जाना है, फिर कल हम इटली के लिए निकल जाना है। और मुझे माला की, अमान की, लैला की बहुत याद आ रही है। एन रोनी सूरत बनाते अपने आन से कहने लगी। तो सबको यहाँ बुलवा लो ना, कायन उसे कहता अपने कपड़े बैग में रखने लगा। नहीं आन, मुझे जाना है। तो क्या अब मैं उनके घर जा सकती हूँ? वो अपने हाथ कमर पर रखते हुए बोली। जा सकती हो मेरी एन, लेकिन ये वक्त तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा मैं? कायन ने एन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। आन, आप ही ना छोड़े मुझे, हर वक्त शुरू हो जाते हैं। एन अपने हाथों से कायान को दूर करते हुए बोली। अभी तुम्हें माला से मिलने जाना है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली। एन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली। मुझे कोई तो रिश्वत देनी होगी ना? कायान मानी खेद से एन के लबों को देखते हुए कहने लगा। शर्म नहीं आती? पुलिस वाले होकर रिश्वत लेते हो? एन ने आंखें दिखाते हुए बोला। अगर रिश्वत बीवी से लेनी हो और वो भी अपनी मर्जी की सूरत में, तो 1000 दफ़ा ले सकता हूँ। ये कहते ही कायान एन के लबों पर झुका था। एन ने भी कायान के बालों में अपना हाथ फंसाया था। वो भी हमेशा की तरह कायान की कुर्बत में मदहोश हो जाती थी। एन का साथ देने पर कायान की शिद्दत में इजाफा हुआ था। अपनी शिद्दत दिखाते कायान पीछे हुआ तो एन गहरी सांसें लेने लगी। अगर अब रिश्वत ले ली हो तो मैं जाऊं? एन अपना सांस बहाल करते हुए बोली। हाँ जाओ और जल्दी आना। अच्छा सुनो, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं आन, मैं चली जाऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है, मैं पहले भी उससे मिलने जाऊंगी, फिर मैं मारा से मिलने जाऊंगी। ओके आन, अपना ख्याल रखना। लव यू सो मच। एन कायान के गालों पर लब रखते जल्दी से बाहर भागी कि कहीं अब फिर से कायान रोक ना दे उसे। माला शीशे के सामने खड़ी झुमके पहन रही थी कि झुमके पहनकर उसकी तैयारी मुकम्मल हुई थी कि एक नज़र नज़र उसने अपनी तैयारी पर डाली। महरून कलर की साड़ी में सुनहरी खुले बाल, डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगाए, कानों में झुमके डाले, हाथों में चूड़ियां पहने, वो सरापा क़यामत लग रही थी। आज तो उसने सोच लिया था कि वो अपने हुस्न से अपने जावी को पागल कर देगी, उसे अपने प्यार से मना लेगी। लेकिन वो जो करने जा रही थी वो सोचते ही 100 की स्पीड से उसका दिल धड़क रहा था। आने वाले लम्हात का सोचकर अभी भी उसका दिल इतना धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या करूँ मैं? माला ने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। हर तरफ मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। बेड पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। उफ़, ये माहौल! क्या ज़ावी मुझे माफ़ कर देगा ना? वो पापा को भी। हाँ, मेरा ज़ावी बहुत अच्छा है। वो मेरा मेरा पहले वाला ज़ावी बन जाएगा। मैं उसकी भालू। माला सोचते शर्माकर अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। उफ, ज़ावी आने वाला ही होगा। माला जल्दी से अपने मेकअप को आखिरी टच देकर मुकम्मल तैयार हो चुकी थी अपने ज़ावी को पागल करने के लिए। मॉन्स्टर, कहाँ हो तुम? एन मोबाइल कान के साथ लगाते मॉन्स्टर से पूछने लगी थी। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ, खैरियत? गुस्से में लग रही हो? जाओ यार, अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करता पूछने लगा। कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो तुम घर पहुंचो, मैं भी पहुंचने वाली हूँ। ये कहकर वो कॉल बंद कर गई थी। एन आंखों में एक चमक लिए अपने नन्हे शिकार की चमक। एन घर में दाखिल हुई तो सामने ही अमान नजर आया, जो कि लाउंज में बैठा कोई मूवी देख रहा था। अमान की नज़र एन पर पड़ी तो दरवाज़ा खुले खतरनाक तेवर के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अरे एन, तुम? अमान एन को देखते खुशी से बोला। हाँ, तो मैं नहीं आ सकती क्या? एन अपनी एक आबरू उचकाकर बोली। उफ, मैंने ऐसे ही पूछा था। एन तुम तो। अभी अमान कुछ और बोलता कि जाओ यार भी घर में दाखिल हुआ था। एन, कैसी हो जाओ यार? सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं ठीक हूँ जाओ यार, तुम बताओ कैसे हो? और माला कहाँ है? एन पूरे घर में नजरें दौड़ाती हुई पूछने लगी। माला के नाम पर अमान की दबी दबी सी हंसी निकली। आंखों में शरारत साफ वाज़ेह थी। ये बत्तीसी क्यों निकाली हुई है तुमने? जाओ यार अमान को मसनूई गुस्से से देखता हुआ बोला। उसे शक हुआ था, ज़रूर भाभी देवर ने फिर से मिलकर कोई खिचड़ी पकाई होगी। कुछ नहीं माला भाभी भी अब आपका कमरे में इंतज़ार कर रही हैं कब से। और एक आप हैं जो सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठे बेचारी हमारी भाभी का इंतज़ार तवील कर रहे हैं। मैं जाकर बुलाता हूँ उसे। जाओ यार, अपनी जगह से उठने ही वाला था जब बैन बोली। रुको,
माला के पास बाद में जाना, पहले अपना काम ख़त्म करते हैं हम। काम? कौन सा काम? अमान ने सवालिया नज़रों से ऐन की तरफ देखा। वही बंदा जिसने मेरे आन पर गोली चलाने की गुस्ताखी की है, अब उसे सजा भी तो देनी है। ऐन जहरीली मुस्कुराहट अमान की तरफ उछालती टॉर्चर रूम की तरफ चली। नकाब वो कट चुकी थी, अब उसकी ब्राउन आंखें ही सिर्फ नज़र आ रही थी। अमान अपने सर पर हाथ मारता कहका लगा उठा, उफ माला भाभी, आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। अमान ने जाओ यार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जाओ यार उसकी सुने बगैर ही ऐन के पीछे चला गया और अमान को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। अमान भी मुंह के डिज़ाइन बनाता उसके पीछे चला गया। एन टॉर्चर रूम में गई, सामने उस आदमी को उल्टा लटके पाया और अभी भी चिल्ला रहा था वो, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर आवाज़ नहीं जा सकती थी। उसे काफ़ी मारा गया था, लेकिन उसे कत्ल करने का हक सिर्फ एन के पास था। एन ने अपना चाकू निकाला जो वो घर से बैग में डालकर लाई थी। जब तक वो अपने चमकते चाकू से खून नहीं करती थी, उसे सुकून नहीं मिलता था। एन चाकू को निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और वो आदमी अब चिल्लाने की बजाय खौफज़दा नज़रों से एन को देख रहा था। एन ने जाओ यार को इशारा किया, उसका इशारा समझते जाओ यार आगे बढ़कर उसकी रस्सी काटी और आदमी धड़ाम से नीचे गिरा। जाओ यार ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया। उस आदमी की बुरी हालत थी कि वो चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। एन ने चाकू को चाकू को सोचे समझे बगैर उसके हाथों पर मारा था। एक चीख उस आदमी के हलक से निकली थी, उसकी चीखों से एन को सुकून मिल रहा था। एन को अपने अंदर तक एक सुकून उतरता महसूस हुआ था। इन्हीं हाथों से तुम मेरे आन को मारने की कोशिश कर रहे थे ना। ये ये कहते हुए इवल इस आदमी का दूसरा हाथ भी काट चुकी थी। चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने भेजा था। मुझे तो शक है कि तुम्हें किंग ने भेजा था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, फिर अपने हाथों से इस किंग को मौत दूंगी। जल्दी बताओ, तुझे किसने भेजा था? इवल अपना चाकू उस आदमी की आंखों के सामने लहराते हुए बोली। वो आदमी खौफ से एन की तरफ देख रहा था। उफ, मेरे पास टाइम नहीं है और तुम हो के इतने जिद्दी हो, बता ही नहीं रहे। चलो ठीक है, रहने दो, मैं खुद पता लगवा लूंगी तुम्हें किसने भेजा है। अगले ही लम्हे इस आदमी की जुबान एन के हाथों में थी। खून ही खून था जो पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। कभी तो अमान भी एन का ये रूप देखकर हैरान हो जाता, कभी कोई एक लड़की होकर कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। माला जाओ यार का इंतजार करते करते थक चुकी थी और अमान से पूछने के लिए कमरे से बाहर आई थी, लेकिन अमान कमरे में नहीं था। वो लाउंज में अमान को देखने आई थी, लेकिन वो वहां भी नहीं था। उसने सोचा वो बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा में बैठ जाए, जब जाओ यार आएगा तो फौरन से अंदर चली जाएगी। तुम्हें किसने भेजा है? एन उस आदमी के बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किए बोली। वो आदमी कहरा तकलीफ से चीखते हुए मज़ाहमत करने लगा, लेकिन इवल की खतरनाक गिरफ्त से वो खुद को छुड़वा ही नहीं पाया था। ओहो, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारी तो जुबान ही नहीं है। इवल नॉर्मल अंदाज में कहने लगी, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। चलो मैं गैस करती हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम बस सर हिला देना। इवल उस आदमी के बालों को जोर से खींचते हुए बोली। तुम्हें किंग ने भेजा है ना? वो पुरसोच अंदाज में कहती उस आदमी से पूछने लगी। वो बेचारा आदमी हाँ में सर हिला गया। बहुत बुरा किया तुमने किंग, बहुत बुरा किया। मेरे आन पर नज़र रख कर अब अब तुम्हारा काम है, जाओ यार। इवल अपना चाकू उस आदमी के कपड़ों के साथ साफ करती हुई बोली। माला जो बाहर लाउंज की तरफ जा रही थी, किसी कमरे से हल्की हल्की आवाज़ों ने उसकी तरफ अपनी अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इन आवाज़ों की तरफ वो खींचती चली गई। अध खुले दरवाजे से माला ने इस आदमी को खून से लथपथ देखा और अंदर का मंजर खौफ से फटी फटी आंखों से देख रही थी कि किसी लड़की ने अपना चाकू उसके कपड़ों से साफ किया। उसके खौफ से कदम लड़खड़ाए कि वो लड़खड़ाती अंदर की जानिब गिरी। एक तो उसने हील पहनी हुई थी, ऊपर से इस कदर खौफ के उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुलने पर जो वजूद अंदर आ गिरा था उसे देखकर तो अमान परेशान हो गया था। जावियार और एन ने भी पलटकर माला को देखा था, जो कि ज़मीन पर गिरी हुई थी। माला तो फटी फटी आंखों से बस अपने जावी को देख रही थी, जिसके हाथों में चाकू था। माला मुश्किल से खौफ से दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। माला के खड़े होते वजूद पर जावियार नजरें गाड़ता साकन हुआ था। उसका बालू इतना तैयार क्यों है? लेकिन जावियार उससे बाद में देखने का सोचकर अपने काम में लग गया। एन ने जावियार को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून था, जैसे कह रहा हो कि इसे भी तो पता चले कि इसका जावी है कौन। माला ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। उसे सबसे पहले अमान का चेहरा नजर आया था। माला ने खौफ से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजरें ऐन के चेहरे पर गई। वो भी हैरानगी से ऐन को देखने लगी, जो वही लड़की थी जिसने इस आदमी के कपड़े से अपना खून भरा चाकू साफ किया था। एक ही जिस्त में जाविया ने अपना चाकू उस आदमी के दिल में उतारा था। माला की चीख निकली थी। वो मुंह पर हाथ रखे चीखने लगी। इससे पहले कि वो खौफ से बाहर निकलती, जाविया ने पलट कर अमान को इशारा किया, जिसे समझ गया हो। अमान नजरें झुकाए माला की कलाई को अपने मजबूत हाथों में लिया। माला ने खौफ और हैरानगी से अमान को देखा। छोड़ो मुझे, जाना है। अमान के हाथ पकड़ने पर आज पहली दफ़ा वो कांप रही थी। अमान शर्मिंदा था माला के सामने। वो जानता था माला ने आज की रात के लिए कितनी तैयारी की थी, कितना कुछ सोचा था। अमान के हाथ कांपने लगे थे। माला उससे उसकी
माला से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, माला की आंखों में इतना एतबार था, वो अब इसकी आंखों में बेयकीनी और खौफ था। लेकिन ये ज़ाओयार ने क्या कर दिया था? अमान के हाथ कांपते देखकर ज़ाओयार ने ऐन को इशारा किया कि माला को पकड़ने का। ज़ाओयार प्लीज़, अमान ने कुछ कहना चाहा। जब ज़ाओयार ने अपनी वहशत से भरी आंखों से अमान को देखा तो अमान की बोलती बंद हो गई थी। माला तो इवल के हिसार में कांप रही थी, मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल ज़ाओयार के हाथ में उस आदमी का धक धक करता दिल था। ज़ाओयार वो दिल लेता माला के पास आया। माला तो खौफ से कांप रही थी, उसे लगा कि वो गिर कर मर जाएगी। ज़ाओयार ने इस आदमी का दिल निकाल कर उसकी आंखों के करीब करने लगा। डार्लिंग, ये देखो दिल, एक दिन तुम्हारे बाप का दिल भी मेरे हाथ में ऐसे ही होगा, उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। ज़ाओयार गुर्राते हुए बोला। माला नफ़ी में सर हिलाते रोते हुए अपने ज़ावी का रूप देख रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर दिया हो। अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था उसे। क्या वो जो सुन और देख रही थी वो सच था? उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। वो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी समझ में उससे कहा थी कि वो जान सके वो क्या सच है, क्या झूठ। वो झुंझला कर रह गई थी। ज़ाओयार अपने हाथ में पकड़ा दिल माला के पैरों में गिरा दिया और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। यही हाल मैं तुम्हारे बाप का करूँगा डार्लिंग, यही हाल, देख लेना तुम। माला के मुँह से एक चीख निकली थी, इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरती। ज़ाओयार की बाहों में उसे गिरने से बचा लिया था। ज़ाओयार ऐन को इशारा करता माला को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ चल गया था। ज़ाओयार माला के चेहरे को गौर से देख रहा था, जो पसीने से भीगा हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुका, जिसका दरवाज़ा बंद था। जैसे ही अपने पाँव से उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंज़र देखकर ज़ाओयार साकत रह गया। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। उसने एक नज़र कमरे पर डाली नज़र और एक नज़र अपनी बाहों में बेहोश अपनी भालू पर। उससे अब उसके तैयार होने की वजह समझ आई थी। कमरे में मोमबत्तियाँ रोशन थी, जो अंधेरे कमरे में रोशनी की बनी हुई थी। बेड पर फूल बिखरे हुए थे। ज़ाओयार के लबों पर मुस्कुराहट आई। उसे कोई डर नहीं था कि माला को इसके बारे में पता चल चुका है। उसे पता था, वो जानता था कि अब माला उससे कभी दूर नहीं जा सकती, या वो जाने ही नहीं देगा। ज़ाओयार ने माला को बेड पर लिटाया, जिससे उसकी सुनहरी बाल एक तरफ दब गए थे। गोरी गर्दन वाज़िया नज़र आता, हाफ हाफ स्लीव्स से उसकी गोरी रंगत चमक रही थी। ज़ाओयार को यकटक अपनी माला को देख रहा था। उसका दिल उसकी कुर्बत के लिए मचलने लगा, लेकिन वो माला के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। इवल को पता था ज़ाओयार सब सँभाल लेगा, लेकिन इवल की वहशत अभी भी कम नहीं हो रही थी। उस आदमी को इतनी बुरी हालत देखकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। गार्ड से कहकर इवल इस आदमी की लाश जलवा चुकी थी। उससे ऐसे लोगों की मौत ऐसी ही पसंद थी। अमान भी कमरे में जा चुका था।